आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और इसके अंदर हम देखेंगे कि एक समान आवेशित रैखिक चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है हमारे पास, यानी एक चालक तार है। इस चालक तार को हमने Q आवेश दिया। अब यहां से गॉस की प्रमेय के लिए यदि हम देखें तो यहां से जो आवेश फैला हुआ है, यहां से इसके सामने एक पॉइंट हमने यहां ले लिया और इतनी दूरी पर एक पॉइंट यहां ले लिया और हमने इसके चारों ओर मान लेते हैं कि हमने एक वृत्त बना दिया। तो ऐसे जितने पॉइंट है सारे पॉइंट के लिए हमने बराबर दूरी पर एक एक पॉइंट ले लिया और इन पॉइंट को हमने एक वृत्त से मिला दिया। अब ये जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया। इसका मतलब यह है कि ये जो चालक तार था इसके चारों ओर हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया, यानी इसके चारों ओर हमने एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया। गाउसियन पृष्ठ मतलब जो गॉस के नियमों का पालन करता हो। तो हमारे पास केवल चालक तार था, परंतु हमने अपनी कल्पना से गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया है। अब यहां से प्रत्येक पॉइंट की जो दूरी है वो बराबर है, मान लेते हैं कि r दूरी पर है। अब ये जो चालक तार था, ये चालक तार मान लेते हैं कि इस चालक तार की लंबाई l है और इस चालक तार पर आवेश घनत्व जो है, यानी रैखिक आवेश घनत्व जो है वो मान लेते हैं लैम्डा है। इतनी चीजें हमें पता होना चाहिए कि ये जो रैखिक चालक तार है इस पर आवेश घनत्व लैम्डा है, इस चालक तार की लंबाई l है और यहां से r दूरी पर ये पॉइंट है। किसी भी एक पॉइंट के लिए यदि हम ले लें तो सबसे पहले यहां के जितने भी पॉइंट है ये सारे पॉइंट जो है बराबर दूरी पर होंगे, यानी r दूरी पर होंगे। तो यहां पर इस प्रकार हमने एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया। अब देखते हैं जो गाउसियन पृष्ठ है, ये जो आपने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाया, इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग मतलब ये वाला भाग, गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ है तो ये वाला भाग, मतलब यदि बेलन के दृष्टिकोण से तो देखें तो ये वाला भाग मतलब ये, और इसको यदि आप देखोगे तो ये वृत्ताकार भाग है, यानी ये वाला भाग जो हो गया इसको मान लेते हैं हम लोग S1। इसी प्रकार एक भाग ये वाला है हमारे पास, ये वाला भाग जो है इसको मान लेते हैं हम S2 और वापस एक तीसरा भाग यानी ये वाला भाग, इसको मान लेते हैं हम S3। यानी हमने जो गाउसियन पृष्ठ लिया था उसके तीन भाग हुए। अब हम देखेंगे कि पहले भाग से कितना फ्लक्स जा रहा है, दूसरे भाग से कितना फ्लक्स जा रहा है और तीसरे भाग से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो पहले हम निकालते हैं पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। मान लेते हैं उसको phi1 मान लिया हमने। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या है, E S1 cos थीटा। अब यहां से देखते हैं हम कि जो E की डायरेक्शन है, मतलब प्लस है तो जो E की डायरेक्शन है यानी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ होगी, या यहां से देखें तो इस तरफ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो पता चल गई। अब हमें देखना है S1 की डायरेक्शन। S1 की डायरेक्शन मतलब इसमें हमने देखा था ये वाला भाग S1 है, तो अब S1 का एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो S1 का एरिया वेक्टर मतलब यहां से आप ऐसे हाथ को घुमा लो तो अंगूठे की दिशा में, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इसको के देखेंगे तो जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा।
इसका मतलब यह है कि S1 की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और E की डायरेक्शन इस तरफ है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगल बनेगा वो एंगल बना इनके बीच में 90 डिग्री का, यानी यहां का एंगल बना 90 डिग्री का। तो φ1 बराबर आया हमारा ES1 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो φ1 बराबर आया हमारा 0। इसका मतलब यह है कि S1 पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम इस वाले पृष्ठ की, मतलब S2 की। यदि बेलन के हिसाब से देखें तो S2 पृष्ठ कौन सा, ये वाला भाग। इस S2 पृष्ठ से कितना फ्लक्स जा रहा है उसकी बात करते हैं। तो S2 अब यदि यहां से देखें तो इसको मान लेते हैं हम φ2। φ2 बराबर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी फार्मूला जो है ES2, E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, S2 यानी ये वाला पृष्ठ, और एंगल जो बनेगा कॉस, एंगल डिसाइड कर लेते हैं S2 मतलब ये वाला भाग है, तो इसका एरिया वेक्टर जो है ऊपर की ओर हुआ और E की डायरेक्शन भी उसी तरफ हुई। इसका मतलब ये हुआ कि S2 की डायरेक्शन भी इस तरफ है और E की डायरेक्शन भी इस तरफ है, मतलब जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम 0 डिग्री। तो φ2 बराबर आया हमारा ES2 और cos 0 का मान 1, तो φ2 का मान निकल के आया हमारा φ2 बराबर ES2। फिर निकालना है हमें तीसरे प्रश्न, मतलब S3 से कितना फ्लक्स होकर जा रहा है। प्रश्न इसको नाम दे देते हैं हम लोग φ3। तो ये हो गया हमारा φ3। φ3 निकालना है तो वही फार्मूला E, पृष्ठ हो गया S3 cos। अब यहां पे एंगल देख लो आप, S3 की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी और जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, मतलब जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका cos 90। तो φ3 बराबर हो जाएगा आपका ES3 इंटू कॉस 90 का मान 0, तो φ3 बराबर हो गया आपका 0। इसका मतलब यह है कि पृष्ठ S1 और पृष्ठ S3 से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, फ्लक्स जो जा रहा है वो केवल S2 से जा रहा है। तो हम निकालेंगे कि कुल कितना फ्लक्स इससे होकर गुजर रहा है। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 का मान अभी हमने निकाला था, φ1 का मान आया 0। φ2 का मान अभी हमने निकाला ES2 और φ3 का मान 0। तो कुल फ्लक्स जो आया वो आया ES2। इसको पहली इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब देखते हैं गॉस की थ्योरम से हम जानते हैं, गॉस के प्रमेय से, कि जो फाई है फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से यदि हम देखें इसको, एक सेकंड इक्वेशन करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें तो दोनों फाई की वैल्यू है। तो समीकरण 1 व 2 से ES2 जो होगा वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहां से यदि हम देखें तो S2 मतलब इस बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrl, L मतलब इसकी लंबाई, फिर Q यानी आवेश, इस चालक तार पर कितना आवेश है। तो हमें निकालना है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, यानी आवेश घनत्व। तो लैम्डा बराबर होता है Q बटे L, तो Q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू L, तो ये हो जाएगा लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से L कैंसिल हो जाएगा, तो E जो प्राप्त होगा, E बराबर ये आ जाएगा इधर 1/2πr, और ये हो जाएगा लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको व्यवस्थित लिखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे r, यानी
किसी रैखिक चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 1/2πε0 लैम्डा बटे आर होगी। इसका मतलब यह है कि रैखिक चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो केवल दूरी पर निर्भर करती है।